इतने साल से रहा तो बांग्लादेशी नहीं था। एक बंदा 12 साल के बाद एक जगह का नागरिक हो जाता है और मैं 1982 से यहाँ हूँ। कहा कि एक विशेष के धर्म के लोगों ने बीड़ा उठा रखा है। देश में आतंकवाद भी इन लोगों ने फैलाना है, देश में दंगे भी इन लोगों ने कर रहे हैं। पानी की जो टैंक था उसके अंदर बताओ कुत्ता मरा हुआ पड़ा हुआ और कोई जानकारी किसी को नहीं। फिर एक गार्ड ने बताया भैया यहाँ का पानी मत पीना। भैया क्यों नहीं पीना? पानी जबरदस्ती पीना, उन्हें मत पी क्योंकि इसके अंदर कुत्ता मरा हुआ पड़ा है। दिल्ली का सीलमपुर और उसके साथ लगता ब्रह्मपुरी अक्सर जाने जाते हैं शहर के सबसे बड़े झुग्गी झोपड़ी यानी कि जेजे क्लस्टर और इलीगल सेटलमेंट के रूप में। ऐसे इलाके जो बिना किसी अर्बन प्लानिंग के वक्त के साथ बेकाबू तरीके से फैलते चले गए। Across the city, over 1,600 makeshift homes, mostly belonging to the urban poor, have been demolished under anti-encroachment drives by municipal authority. इन बस्तियों का हाल ऐसा है कि अब ये सिर्फ रहने की जगह नहीं रहे बल्कि अपने अंदर एक अलग पैरेलल दुनिया छुपाए हुए हैं। इसी सीलमपुर की भीड़ भाड़ भरी गलियों में 17 साल का कुणाल एक सिंपल सी जिंदगी जी रहा था। सुबह स्कूल, शाम को क्रिकेट, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी पर मौत का फैसला हो चुका है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 साल के कुणाल की हत्या से सनसनी फैल गई। एक्चुअली कुछ महीने पहले सीलमपुर झुग्गी एरिया के कुछ लोकल लड़के जो जिक्रा यानी कि लेडी डॉन की गैंग से थे, पिट रहे थे। कौन है लेडी डॉन जिक्रा और क्या है इसकी क्राइम कुंडली? कुणाल वहां से गुजर रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना रुक के थोड़ी देर इस लड़ाई को देख लिया जाए। कुणाल इस लड़ाई में शामिल बिल्कुल भी नहीं था, वो सिर्फ तमाशा देखने के लिए वहां रुक गया था। लेकिन उसका वहां पे रुकना, ये लड़ाई देखना, इस तमाशे में देखने में शामिल होना शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती था। लेडी डॉन की गैंग ने उसे पहचान लिया और ये मान लिया कि वो भी उनकी उस पिटाई में शामिल थी। दूध लेने गया, वो दूध लेने गया था, उसको चाकू पकड़ के उसको चाकू मारने लग गए। वो अपनी जान बचा के डॉक्टर की दुकान तलक भागा। डॉक्टर की दुकान में भी उसको नहीं छोड़ा, डॉक्टर की दुकान तलक में उसको मारा बुरी तरीके से चाकू से। और इसीलिए 17 अप्रैल 2025 को लेडी डॉन की गैंग ने प्लानिंग के साथ कुणाल पर हमला किया। उसे घेर कर चाकुओं से बेहद बेरहमी से उसे मार डाला। लिखा है हिंदू पलायन, ये मकान बिकाऊ है। ऐसे तमाम पोस्टर्स हैं जो सीलमपुर के घरों के दरवाजों और इलेक्ट्रिक पोल्स पर लगे हुए हैं। इस घटना के बाद हिंदू इलाकों में घर के बाहर हाउस फॉर सेल के बोर्ड लग गए हैं। लोग दिल्ली सरकार को छोड़कर योगी आदित्यनाथ से मदद मांग रहे हैं। हिंदू पलायन कर रहे हैं, योगी का नाम लिखा है। दूसरी तरफ हिंदू पलायन रेखा गुप्ता जी मदद करें। क्योंकि ये कोई रैंडम या अचानक हुआ क्राइम नहीं था, ये एक खौफनाक मिसाल थी इस बात की कि दिल्ली के ये जो इलीगल झुग्गी झोपड़ी और स्लम जोन है ना, यहाँ पर गैंग कल्चर ने अपनी जड़ें कितनी गहरी कर ली है। इन बस्तियों में सिर्फ क्राइम ही नहीं, ड्रग एडिक्शन, बच्चों का गलत इस्तेमाल, औरतों के खिलाफ हिंसा और एक्सट्रीम आइडियोलॉजी भी बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही है। कुणाल का मर्डर सिर्फ एक लड़के की जान लेना नहीं है, ये एक वार्निंग थी कि ये इलाके अब सिर्फ बेरोजगारी और मजबूरी से नहीं बल्कि डर, बदले और बिगाड़ने वाली सोच से चल रहे हैं। यहाँ हिंदू हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकते, उनको मारा जाता है। खेलने पार्क में नहीं जाते, उनको मारा जाता है। खेलने तक नहीं, हम घर में कब तक बंद करके रखे उनको। यहाँ कानून कमजोर है और गैंग का डर ज्यादा है। के पीछे कोई है नहीं, बच्चे 4 कहाँ लेके जाएंगे इतना सारा सामान। कई सालों से हिंदुओं का पलायन होता जा रहा है। हमारे बिरादरी के 5 घर बिक चुके हैं, जिसकी वजह से हमें दूसरे समुदाय के लोग इतने प्रताड़ित करते हैं कि 7 मर्डर हो चुके हैं हम लोगों के। आप थोड़ा सोचिए कि इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन में ना 41% अर्बन लोग स्लम एरिया में रहते हैं। सिर्फ दिल्ली की बात करें तो 30 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर और स्लम एरिया में रहते हैं। ये पूरी शहर की 10% पॉपुलेशन है। और आज बात सिर्फ गरीबी और इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, बात नेशनल सिक्योरिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस की बन चुकी है। वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में ना बांग्लादेशी और रोहिंग्या माइग्रेंट्स को दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में लाके बसा दिया गया है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस अब पहले से और भी ज़्यादा गहरा और भयानक रूप ले चुका है। जेएनयू ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि ये इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या माइग्रेंट्स के आने से दिल्ली की पूरी डेमोग्राफी एकदम से बदल गई है। मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और ये माइग्रेंट सीलमपुर, शाहीन बाग, जामिया नगर, मुस्तफाबाद, द्वारका, गोविंदपुरी और जाकिर नगर जैसे एरियाज में जाकर एकदम जम चुके हैं, जहां पहले से ही सिविक सिस्टम कोलैप्स की कगार पे है। लेकिन कहानी दोस्तों सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होती। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इन माइग्रेंट्स को वोटर आईडी और राशन कार्ड दिलवाकर उन्हें वोट बैंक में बदल रही है। और बाद में यही वो इलाके होते हैं जहां से पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे सुनने को मिलते हैं। ये यहाँ पर ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है।
सीलमपुर जय ब्लॉक मिनी पाकिस्तान बन चुका है यहाँ। इनमें सबसे डेंजरस होता है यार हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट वाला एंगल। जब लोकल हिंदू पॉपुलेशन देखती है कि उनका एरिया उनके लिए अब अनसेफ हो गया, गली में घुसेड़ के मार रहा है, एक चक्कू मार रहा है, वो अपने ही मोहल्लों के अंदर में माइनॉरिटी हो रहे हैं और उनके कस्टम उनके रिलीजन का मजाक बन रहा है, तो तनाव तो होगा ही। छोटी छोटी बातें राइट्स में बदल जाती है, जिनकी आग में फिर ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी रोटियां सेकती है। इन सब के बीच में पुलिस हेल्पलेस है, गवर्नेंस टोटल ब्रेकडाउन पर है और दिल्ली साइलेंटली टिकिंग बॉम्ब बन चुकी है। आज दिल्ली के कोने कोने में ऐसी बस्तियां फैली हैं जिन्हें हम जेजे क्लस्टर यानी ये झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर, स्लम जोन और अनऑथराइज कॉलोनी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जेजे क्लस्टर घनी आबादी वाले ऐसे इलाके होते हैं जहां पर लोग बहुत बुरी तरीके से बेसिक सुविधाओं के अभाव में टेम्पररी झोपड़ियों में रहते हैं। इसके बाद अगर किसी एरिया के अंदर में बहुत ज़्यादा जेजे क्लस्टर होते हैं तो उसे हम स्लम जोन डिक्लेयर कर देते हैं। एंड लास्ट होती है अनऑथराइज कॉलोनी। ये वो कॉलोनी होती है जो बिना प्लानिंग के बनाई जाती है, जहां मकान तो पक्के और परमानेंट होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत स्लम एरिया से बेटर होता है। आज दिल्ली में 1700 जेजे क्लस्टर, 675 मेजर स्लम एरिया और 1797 अनऑथराइज कॉलोनी एग्जिस्ट करती है। कुसुमपुर पहाड़ी दिल्ली का सबसे बड़ा स्लम एरिया है और संगम विहार एशिया की सबसे लार्जेस्ट अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। ये जगह ऑफिशियली दिल्ली का हिस्सा है ही नहीं, जिसके कारण इनकी कोई क्लियर आइडेंटिटी नहीं होती और इसी आइडेंटिटी क्राइसिस की आड़ में यहाँ पर ऐसे ऐसे क्राइम पनपते हैं, क्योंकि जब जगह ही अनऑथराइज्ड है ना तो फिर प्रॉब्लम भी इस एरिया की इग्नोर रह जाती है। इन बस्तियों में ना उम्मीद मिलती है ना रास्ता, सिर्फ नशे में डूबा बचपन और गरीबी की बोझ के तले धंसती जिंदगी पाई जाती है। वहाँ बाथरूमों में गंदगी रहती है। गंदगी मतलब थोड़ा विस्तार में बता पाएंगे? जी हाँ, वहाँ पे अंदर जाते हैं तो पानी नहीं आ रहा। किसी में बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जाहिल, जो लैटरिन वगैरह जहाँ करने की जगह होती है वहाँ नहीं करते और इधर उधर करके भाग जाते हैं। इन बस्तियों में लोग पीने के पानी जैसे बेसिक हक के लिए ना रोज जंग लड़ते हैं। कहीं पाइपलाइन है ही नहीं और कहीं है तो कब आएगा कोई भरोसा नहीं। लोग टैंकर पर जीने को मजबूर है। गलियां इतनी तंग है कि एक आदमी भी मुश्किल से निकल पाए। न नाली है न ड्रेनेज है, हर तरफ गंदगी का ढेर। प्रॉपर सीवेज ना होने के कारण या तो लोग टेम्पररी टॉयलेट्स का सहारा लेते हैं और या फिर खुले में जाकर शौच करते हैं, जिसका नतीजा होता है बदबू, गंदा पानी और बीमारियों का तूफान। News Station, Delhi Police Special Cell has seized a massive drugs haul of worth 2,500 crore. इन झुग्गी बस्तियों में ना नशा बचपन को निगलते जा रहा है। 80% तक बच्चे किसी न किसी नशे में डूबे हुए हैं और कुछ तो ना सिर्फ 7 साल की उम्र में ही नशा शुरू कर देते हैं। जो बच्चे नशे के आदी बन जाते हैं फिर उन्हें अपना नशा पूरा करने के लिए चोरी, चैन स्नैचिंग या कभी कभी लूट जैसी चीजें करनी पड़ती हैं। कई बार ये बच्चे ड्रग ट्रैफिकर या गैंग के हाथ लग जाते हैं, जहां उनका इस्तेमाल होता है लुकआउट, कुरियर या फिर और किसी पिटी क्राइम के लिए। एक स्टडी कहती है कि 1000 लोगों में से 560 लोग किसी न किसी प्रकार का नशा करते हैं और नशे में डूबे हुए हैं। ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो रोज की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और फिर उस दिहाड़ी का इस्तेमाल ये अपने नशे में करते हैं। ये लोग दारू के अलावा गांजा, स्मैक, तंबाकू और ना जाने कितने सस्ते नशे करते हैं और ये सारे सस्ते नशे इनकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। इन बस्तियों के आसपास की कम्युनिटी टॉयलेट और पार्क नशे के अड्डे बन चुके हैं, जहाँ पे हर तरफ आपको सिरिंज और नशे में इस्तेमाल किया गया सामान बिखरा हुआ मिलेगा। पीरियड्स में कैसे करती हो? फिर पीरियड्स में थोड़ा दिक्कत तो होता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, क्या करूँ। और ऊपर से जाने का हिम्मत नहीं करेगा, फिर भी जाना पड़ता है क्योंकि दूर है थोड़ा, शौचालय उधर तो जाना तो पड़ेगा। दिल्ली में इलीगल कॉलोनीज और स्लम का फैलाव सिर्फ माइग्रेशन की वजह से नहीं है, बल्कि ये कहानी है सिस्टम के कंप्लीट फेलियर की। अच्छा, और काफी लोगों को घर मिल गया, आपको क्यों नहीं मिला घर? नहीं मिला। क्या डॉक्यूमेंट्स कम थे आपके? पूरे नहीं थे? एक वोट कम था। एक वोट कम था। अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी, वोट बैंक पॉलिटिक्स का खेल और ग्राउंड लेवल पॉलिसी फेलियर के कारण ये बस्तियां लाखों लोगों के लिए एक लास्ट ऑप्शन बन गई हैं। ये प्रॉब्लम सिंपल नहीं है। दिल्ली में जो इलीगल सेटलमेंट का जो एक्सप्लोजन है, ये हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल लेवल फेलियर का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है, जिसका सोल्यूशन सिर्फ पेपर वर्क से नहीं निकलेगा। पॉलिटिकल विल और रियल ग्राउंड एक्शन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। लेकिन अफसोस यहीं से शुरू होती है असली नेतागिरी। मेरा तो मिल गया, मेरा सास को नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ एक वोट नहीं डाला, इस कारण
उनका कैंसिल कर दिया गया। वो बीमार थे, बिस्तर में पड़े हुए थे। इन इलीगल कॉलोनीज और झुग्गियों को छुप छुप कर नीचे ही नीचे पॉलिटिकल सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी बस्तियां नेताओं का वोट बैंक बन चुकी हैं। चुनाव से पहले वादे होते हैं, कभी रेगुलराइजेशन का, कभी बिजली पानी फ्री देने का, ताकि वोट पक्का हो जाए। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है, कीड़ों के साथ में जी रहे हैं। कहते हैं हम तुम्हारे को झुग्गी की जगह पे महल में बैठाएंगे। महल में क्या बैठाओगे? जब मर जाएंगे जब बैठाओगे? यहाँ पे रहने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। और बड़ी बात यह है कि यार हमने बस इतना करने पर सरकार बनती देखी है, और जब कुर्सी मिल जाती है ना तो वही इलीगल बस्तियां और फैलती जाती हैं और दिल्ली इस दलदल में धंसती चली जाती है। ये वही झुग्गी वाले हैं जिनके घर में चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता जाके रात को रहते थे, उनको अपना बताते थे, रात उनके घर में बिताते थे। अब वही झुग्गियां टूट रही हैं तो उनको बचाने कोई नहीं आ रहा। दिल्ली में रेखा गुप्ता की नई सरकार ने कई बड़े बड़े वादे किए हैं, जैसे जहां झुग्गी वहीं मकान और जमीन की फुल ओनरशिप। 2024-25 के लिए 900 करोड़ से ज्यादा का बजट अनाउंस हुआ है, ताकि 2027-28 तक हर इलीगल कॉलोनी में सीवर लाइन, पानी की पाइपलाइन और पक्की सड़कें हो सके। लगभग 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनी का सैनिटेशन, पानी सप्लाई, बोरवेल और वेस्ट मैनेजमेंट का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, ताकि काम सिर्फ कागज पर ना हो, ग्राउंड पर दिखे। सभी हमारे जो लोहार, गड़ियार, बंजारा समाज के लोग हैं जो यहाँ वहाँ छोटी छोटी झुग्गी बना के रह रहे हैं, इन सब के रीडेवलपमेंट की प्लानिंग हमें करनी है। पीएम उदय जैसी स्कीम से रेगुलराइजेशन प्रोसेस को तेज करने की बात हो रही है, जिससे लोगों को ओनरशिप राइट्स, बैंक लोन और लीगल प्रॉपर्टी का दर्जा मिल सके। उन मकानों को दोबारा से खड़ा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रहे हैं कि उन फ्लैटों को ठीक करें, उनको दें, उनको सपुर्द करें उन झुग्गी वासियों को। चीफ मिनिस्टर ने डेडलाइन भी फिक्स की है, 2027 तक सबको पानी और 2028 तक पूरे शहर के अंदर में सिविर कवरेज। लेकिन अब असली सवाल ये है कि डेडलाइन भी मिलेगी या सिर्फ हेडलाइन होता है। चलो अच्छी बात है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। 100 दिन पूरे हुए, 100 दिन गवर्नमेंट का पूरा हुआ। बीजेपी सरकार का 100वां दिन हमारा तमिल कॉलोनी को तोड़ने में कामयाब रहे, बहुत अच्छी बात है। कालकाजी, गोविंदपुरी, अशोक विहार, जंगपुरा, तैमूर नगर और वजीरपुर जैसे इलाकों में रिसेंटली एक लार्ज स्केल डिमोलिशन ड्राइव चली है। हालांकि सरकार का कहना है कि सारे लोग रेलवे, यमुना फ्लड प्लेन और अलग अलग सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे थे। कल को किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, कोई गाय रेलवे लाइन पे कटती है, कोई व्यक्ति उसके नीचे आ जाता है, किसकी जिम्मेदारी होगी? एक तरफ हम मकान देने की बातें कर रहे हैं, हम मकान दें और उसके बाद भी लोग उसी झुग्गी को पकड़ के बैठे तो कैसे चलेगा? पर इस तोड़फोड़ ने ना दिल्ली के स्लम और झुग्गी बस्तियों में ना एक डर का माहौल जो है वो और भी गहरा कर दिया है। पता नहीं किस बस्ती के ऊपर में अगला बुलडोजर चलेगा, किसी को कुछ नहीं पता। लोग हर वक्त एक एंजाइटी में जी रहे हैं। आराम से अगर भेजो, किसी को भी भेजो, आराम से भेजो। ऐसे भाग दौड़ी अभी देख ही रहो कैसे भाग रहे हैं सारे। 6 बजे तक खाली करो तो कैसे करेंगे? हमें पता ही नहीं चला, अभी काम करने गई वापस आई थी, याद नहीं पड़ी है। बिना किसी नोटिस के घर उजड़ने का खौफ और सड़क पर आ जाने की टेंशन हर रोज उनका पीछा नहीं छोड़ रही। जब कॉलोनी में बुलडोजर और पुलिस दिखती है ना, तो पूरी बस्ती के अंदर में एक अलग तरीके का पैनिक मच जाता है, खासकर उन लोगों के बीच में जो बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के इन बस्तियों में रह रहे हैं। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, फिर हम यहीं के नागरिक है। अपना पति गुजर गया, छोटा छोटा बच्चे छोड़ के, वो काम करके, बर्तन दूध के काम करके। इसमें सबसे ज़्यादा असर पड़ता है महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर और माइनॉरिटी पर, खासकर बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम और रोहिंग्या माइग्रेंट्स पर। उनको लगता है कि ये जो सब हो रहा है ना सिर्फ उनको उनके घर से बल्कि सोसाइटी से भी बाहर कर दिया जाएगा। जिनके घर में कोई डिसेबल्ड है या फिर वो लोकल नेटवर्क पर सर्वाइव कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये डिमोलिशन एक डबल ब्लो बन जाता है। हमें काम धंधा नहीं मिल रहा है ना। हाँ, जब इंटरनेशनल लोग आते हैं, डेलीगेशन आता है, तब तो हमें याद कर लिया जाता है कि हाँ कठपुतली वाले, कठपुतली वाले, कठपुतली। तो सवाल सिर्फ झुग्गी और मकान का नहीं है, सवाल है इंसानी डिग्निटी का, सिक्योरिटी का और उन हक का जो हर दिल्ली के नागरिक का एक बेसिक राइट है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ग्राउंड लेवल रियल स्टोरी बिना फिल्टर तक आप तक पहुंचती रहे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस आवाज़ को जितना हो सके आगे तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, एक जिम्मेदारी है।